नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। उत्तराखंड पर कुदरत का कहर बरपा है, जिसका दर्द देश का कोना कोना महसूस कर रहा है। तबाही इतनी ज्यादा है कि तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों लोग अब भी पहाड़ पर फंसे हैं और लापता लोगों की तादाद भी हजारों में है। आम जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहाड़ों पर फंसे सभी लोगों को बचाने में और कितने दिन लगेंगे। लेकिन नेताओं की नजर राहत और बचाव के काम पर नहीं, बल्कि विरोधी दलों के नेताओं के दौरे पर है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड गए तो सरकार ने उन्हें लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस ने मोदी के दौरे पर ताना भी मारा कि वो मदद का ढिंढोरा पीट रहे हैं। अब राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर है और बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जब मोदी को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली तो राहुल के लिए उड़न खटोला क्यों उड़ा। आज बड़ी बहस का मुद्दा यही है कि क्या उत्तराखंड की त्रासदी पर राजनीति हो रही है। इस बड़ी बहस में हम जाए उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो उनकी लगन है उसका हम सम्मान करते हैं और अब तो हम आखिरी दौर में हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के और बहुत ही जल्दी जितने फंसे हुए यात्री और फंसे हुए हमारे उत्तराखंड के भाई जगह जगह पे हैं वो सलामत अपने घर पहुंच जाएंगे। मैं हरसिल भी गया था, चिन्याली सॉल गया, मलेरी गया, तो स्थिति सामान्य होने लगी है। लेकिन अभी हमें जरूरत है पायलट्स की, हेलीकॉप्टर्स की, क्योंकि कई हमारे गांव कट गए हैं, वहां पे खाद्यान्न की समस्या आ रही है। सारे डीएम से कह दिया गया है कि आप रिपोर्ट बनाएं कि कौन कौन से ऐसे गांव हैं जहां पे कि ड्रॉपिंग होनी है, और सूची आते ही कल से ड्रॉपिंग शुरू हो जाएगी उन गांव में जो हमारे कट ऑफ हो गए हैं। सर, इस शॉपर पे कितने लोग सवार थे और अब तक क्या इन्फॉर्मेशन आई है? एग्जैक्ट उसमें कितने एयरफोर्स के लोग थे, कितने पैरामिलिट्री फोर्स के लोग थे, ये अभी मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है। जैसी आएगी हम आपको सूचित कर देंगे। लेकिन क्रैश हुआ है और हम प्रे करते हैं कि उसमें सर्वाइवर्स हो। तो इसके साथ ही जिस तरह से कल जो बारिश हुई है, पूरा रास्ते कट गए हैं और मौसम खराब था, क्या कुछ वार्निंग भी थी कि फ्लाई ना किया जाए? या देखिए, पूरी हेलीकॉप्टर की जो फ्लाइंग है विजुअल फ्लाइंग है, पायलट देखता और उड़ता है, और हम तो मैं स्वयं ही घूम रहा हूं, मैं भी आज घूम के आया हूं बादलों में। लेकिन मैं कल ये कहूंगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी और कमिटमेंट टू वर्क की मिसाल है हमारी एयरफोर्स और पायलट्स, और उनकी ब्रेवरी को हम सैल्यूट करते हैं। सर, ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसके बाद क्या इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है? जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगभग कितने दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए, भारतीय सेना का जो मनोबल है, भारतीय सेना का जो चरित्र है, हमारी आर्म फोर्सेस का जो मनोबल है, जो चरित्र है, वो आप अच्छे से जानते हैं। और जब भी कॉल ऑफ ड्यूटी होती है या देश के लिए कुछ करना होता है तो ये लोग हमेशा आगे रहते हैं। मौसम खराब हो तो थोड़ा सा सतर्कता बरतनी अब जरूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि अब टोटल हमारे उत्तराखंड में पहली बात तो कोई फंसा नहीं है। फंसा माने ये है कि फंसता वहां है जहां पे पानी नहीं हो, दवाई ना हो, शेल्टर ना हो। आज जो जगह है वो सलामत है। बद्रीनाथ में जो है सलामत है, उसके पास घर है, उसके पास दवाई मिल रही है। सरकार ने कह दिया किसी के पास पैसे नहीं है तो उसके बिल भी हमारे उठा रहे हैं। हमारा जो अधिकारी संजय है वहां बद्रीनाथ में, हरसिल में देख के आया हुआ, वहां सारे हमारे सचिन कोरबे जो डीएम हरिद्वार का हरसिल में बैठा हुआ है। तो आज जो बचा है वो अपने को फंसा ना समझे, लेकिन जो बचे हैं वो भी कोई तो तर्क है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, जो फंसा है, जो बचा हुआ है, वो अपने आप को फंसा हुआ ना समझे। लेकिन उन लोगों के दर्द और दुख को हम कैसे भूल सकते हैं जो कई दिनों से अपनों का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड पर कुदरत का कहर बरपा है, जिसका दर्द देश का कोना कोना महसूस कर रहा है। तबाही इतनी ज्यादा है कि तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों लोग अब भी पहाड़ पर फंसे हैं और लापता लोगों की तादाद भी हजारों में है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारे नेता इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं? यह कहना भी गलत नहीं होगा कि क्या लाशों पर राजनीति हो रही है। पहले नरेंद्र मोदी का वहां जाना, फिर उनको लैंडिंग की परमिशन न देना, फिर बीजेपी का ये सवाल उठाना कि आखिरकार राहुल गांधी कहां है, फिर राहुल गांधी का उत्तराखंड जाना और वहां पर बकायदा 2 दिन यानी 1 रात गुजारना और 2 दिन गुजारना, लैंडिंग की परमिशन भी मिलना, कई सारे सवाल खड़े करता है और यही है हमारी बड़ी बहस। लेकिन देख लेते हैं आज
तरकश से क्या क्या तीर निकले हैं आरोपों और प्रत्यारोपों के। उत्तराखंड की इस खौफनाक तबाही में आपदा प्रबंधन की बद इंतजामी और राजनीति का पाखंड दोनों बेपर्दा हो चुके हैं। त्रासदी पर राजनीति न करने का प्रवचन तो हर पार्टी के नेता दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब उत्तराखंड की तबाही पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। उत्तराखंड की त्रासदी का हाल देखने पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब विपक्ष के निशाने पर हैं। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सवाल पूछ रही है कि आखिर राहुल को उत्तराखंड में कहीं भी जाने की छूट क्यों दी गई? क्या राहत के काम में सिर्फ मोदी के दौरे से बाधा आ रही थी? मोदी जी 2 दिन वहां रहे और ऐसे पीक समय में रहे जिस समय की लोगों को जरूरत थी, लोगों को उनके जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत थी। अब राहुल गांधी जी इतने दिनों तक जो है वो उस समय कहा गया डिजास्टर टूरिज्म। अरे भैया, तो कांग्रेस पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूं कि अगर मोदी जी डिजास्टर टूरिज्म कर रहे थे तो श्री राहुल गांधी जी 7 समुद्र पार कौन सा टूरिज्म कर रहे थे? यह है कि एक तरफ तो अन्य प्रांतों के जो पीएम जाना है उनको रोका जा रहा है और युवराज के लिए वहां सारी अनुमतियां व्यवस्था की जा रही है, ये दुर्भाग्य है। दरअसल आज राहुल के दौरे को लेकर जो राजनीति हो रही है उसकी बुनियाद शुक्रवार को ही पड़ गई थी, जब नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड कूच किया था। मोदी अभी उत्तराखंड पहुंचे भी नहीं थे कि इंडिया न्यूज पर टुनाइट विद दीपक चौरसिया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने ऐलान कर दिया कि मोदी को उनकी मनचाही जगह पर लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलेगी। किसी को उतरने नहीं दे रहा हूँ, एरिया सर्वे करने दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने भी यही किया, राजनाथ सिंह जी ने भी यही किया और शिंदे जी हमारे गृह मंत्री आ रहे, वो भी यही कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात पर देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी फटाफट मुहर लगा दी। The country should not be allowed to land there because if I land there, whole police team will be after me in my bandobast. So no chief minister or no EC except the chief minister of the state should go there at this point, you see, to see the situation. Let police and army work. लेकिन तब तक सियासी हलकों में संदेश जा चुका था। मोदी के मोर्चे पर पहुंचते ही बीजेपी ने कांग्रेस को ताना मारना शुरू कर दिया कि आफत की इस घड़ी में राहुल गांधी कहां हैं? उनके पीएम के दावेदार राहुल गांधी का विदेशों में रहना और गर्मियों की छुट्टी स्पेन या किसी अन्य देश में मनाना देश के प्रति उनके रवैये को प्रदर्शित करता है। बड़े बड़े नेता जिस तबाही को पूरे देश की आपदा बता रहे थे, वो अब राहुल बना मोदी की जंग में उलझ गए। राहुल पर योगी का वार होते ही कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोदी की मंशा पर सवाल उछाल दिए। ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय अपने आप को प्रोजेक्ट करने का नहीं है। मोदी के उत्तराखंड से लौटने के बाद 2 दिन की सियासी शांति राहुल गांधी के दौरे से भंग हो गई। राहुल के रवाना होने से पहले कांग्रेस के राहत सामग्री भेजने को भी बीजेपी ने तमाशा करार दिया, तो समाजवादी पार्टी ने ताना मारा कि तबाही के बीच किसी को पिकनिक मनाने नहीं जाना चाहिए। सामग्री कांग्रेस के कार्यालय पे इसलिए खड़ी रही कि युवराज 7 समुद्र पार से लौट करके देश में आएंगे और देश में आने के बाद जो है वो उस राहत सामग्री को जब झंडी दिखाएंगे और उसका जो है वो एक इवेंट बनाया जाएगा। इवेंट बनाने के बाद राहत सामग्री जो है वो प्रभावितों को पहुंचेगी। तब तक जो है वो वहां लोग भूखे रहेंगे, तब तक लोग वहां पर अगर जो पीड़ित हैं वो परेशान रहेंगे। तो ये नेता ये पिकनिक मना रहे हैं, ये इन्हें कोई सहानुभूति नहीं है मरने वाले लोगों से। राहुल गांधी एक हफ्ते बाद आए और वहीं है, आज वहीं है सर, 3 दिन से कैंप लगाया। अब गए हैं सब पुलिस लगी, इनके जाने से 10-20 लोग जो और निकल सकते थे वो नहीं निकल पा रहे हैं। मोदी को घेरते घेरते कांग्रेस राहुल के दौरे को लेकर सवालों से घिरी, तो पार्टी प्रवक्ता रेणुका चौधरी का लहजा भी तल्ख होता गया। He is not going as a VIP. He is going as the vice president of the party, and he is going there to work. So he is certainly not going as a VIP. No, that is not the issue. He is not going there as a VIP. He is going there as a citizen, as a vice president of the Congress party. मोतियाबिंद का कैंप लगाते हैं और अपने आंख दृष्टि दिखा दें और ठीक कर दें।
बेहतर ये काम कर। अब बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड में नेताओं का दौरा आखिर किस मकसद से हो रहा है, जब खुद गृह मंत्री कह चुके हैं कि वीवीआईपी के आने से राहत के काम में बाधा आती है, तो फिर Z+ सुरक्षा कवच में रहने वाले राहुल को क्यों नहीं रोका गया? ये तो ठीक परिस्थिति ठीक है, लेकिन पहले 3-4 दिन तो बहुत कठिन थी, तो पहले 3-4 दिन तो हमने किसी को नहीं मना किया। हैरानी की बात यह है कि जिन पीड़ितों से हमदर्द दिखाने की नेताओं में होड़ मची है, उन लोगों तक राहत की राह अब तक नहीं खुली है। जहां तहां बेबसी में फंसे लोगों की चिंता सिर्फ बयानों में छलक रही है, जुबान पर तो राजनीति से परहेज की बातें हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है। सरकार क्या कर रही है ना क्या नहीं कर रही है, इसको मैं कोई सियासी रंग नहीं देना चाहता, लेकिन हो रही है सिर्फ राहत पर राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल, मोदी को ना तो राहुल को हाँ क्यों? और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल साहब, हमारे साथ हैं कृष्ण मित्रू साहब जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मीनाक्षी लेखी जी जुड़ेंगी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मीम अफजल साहब, एक छोटा सा सवाल देश जानना चाहता है और उम्मीद करते हैं आप साफ गोई से जवाब देंगे, राहुल गांधी एक वीवीआईपी है या नहीं? देखिए, राहुल गांधी, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वीवीआईपी है कि नहीं? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके पास देश की सबसे इलाइट सुरक्षा एजेंसी जिसको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कहा जाता है वो है, तो ऐसे में वो वीआईपी है या नहीं? बिल्कुल है, वीआईपी हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये रेणुका चौधरी क्यों बोल रही थी वो वीआईपी नहीं है? उन्होंने ये कहा है, रेणुका चौधरी ने, कि वहां वो एक वीवीआईपी की हैसियत, उन्होंने एक्चुअली ना तो चीफ मिनिस्टर से किसी किस्म का संपर्क किया और ये कहा कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मैं आ रहा हूं, ना ही उन्होंने वहां गवर्नर से बात की, तो सेक्रेटरी से कहा होता है, नहीं देखिए, ब्लू बुक बना होता है, अगर राज्य सरकार को मुझे मालूम है वो मतलब रेणुका जी क्या कम्युनिकेट करना चाह रही है, वो वीआईपी नहीं है। सुरक्षा एजेंसी का काम जो होता है वो अपना एक काम है, उनके पास जो भी आदमी है। तो सुशील कुमार शिंदे बोल रहे थे कि अगर वीवीआईपी वहां जाएंगे तो पुलिस को, बाकी लोगों को उनकी सुरक्षा में लगना पड़ेगा। कुमार शिंदे साहब ने जो कहा, दीपक जी, उसको आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि शुरू के जो दिन थे, मैंने उनका बयान और भी कई टेलीविजन पर सुना है, उन्होंने ये कहा कि शुरू के दिनों में क्या अभी 100% इवैक्यूएशन हो गया है? क्योंकि अभी नीचे चल रहा है, हर्षिल में कितने फंसे हैं, बद्रीनाथ में कितने फंसे हैं, लाशों के डिस्पोजल का काम शुरू नहीं हुआ है। जहां पे राहुल गांधी ने कल रात गुजारी गौचर के एयरबेस पर, वहां पर काम हो नहीं पा रहा है क्योंकि वहां पर पानी गिर रही है। गुप्त काशी तक उन्होंने सड़क से ट्रैवल किया, हेलीकॉप्टर से ट्रैवल किया। इन तमाम हालात को देखते हुए राम गोपाल यादव अगर कह रहे हैं कि वो पिकनिक मनाने गए तो गलत क्या है? नहीं, देखिए, अब राम गोपाल जी ने जो कहा है वो बहुत सीनियर नेता हैं और प्रोफेसर हैं, और मैं ये समझता हूं कि उन्होंने जो बयान दिया है उसमें थोड़ी सी मुझे गैर जिम्मेदारी नजर आई। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मैं समझता हूं कि वो जब बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभार बहुत शॉर्ट बात करते हैं, और शॉर्ट बात में वो कभी ऐसी बात भी कह सकते हैं जो शायद उनके शायाने शान नहीं है। मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी जब वहां गए थे तो वो अपनी गाड़ियों से गए हैं, उन्होंने कोई, वो सरकारी गाड़ियां सर, राहुल गांधी अपनी गाड़ियों में नहीं चलते हैं जी, माफ कीजिएगा, एसपीजी प्रोटेक्टी को सरकारी गाड़ियां मिलती है। देखिए, वो एसपीजी 7 चलती है, वो जिन 3 गाड़ियां उनके पास प्राइवेट थी, मैं बताना चाहता हूं आपको। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा ब्लू बुक के हिसाब से संभव नहीं है मीम अफजल साहब, मैं इस पे आपसे घंटों आर्गुमेंट कर सकता हूं। चलिए, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मैंने आपको बताई कि वो अपनी गाड़ियों से गए हैं और पार्टी की तरफ से गए हैं, और ये सब देखने के लिए गए कि वहां क्या हालात। देखिए दीपक जी, एक बड़ा मसला है। नहीं, वो तो सोनिया जी भी देखा थी, वो तो प्रधानमंत्री भी देखा थे, वो आपके मुख्यमंत्री भी देखा थे, वो आपके कई मुख्यमंत्री देखा थे। ये पूरे पार्टी के लोग अभी तक तो ये कह रहे थे राहुल गांधी कहाँ है, वो क्यों नहीं जा रहे? तब वो तो क्या जवाब है? वो विदेश में थे, वहां से वापस नहीं आए थे। अगर वो विदेश में थे या कहीं भी थे, लेकिन अगर वो अब जा रहे हैं तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि अगर वो जाएं तो मुसीबत है, ना जाएं तो प्रॉब्लम है। सवाल तो कोई ना कोई, जाने से किसी को परहेज नहीं है, परहेज इस बात से है कि मोदी को उतरने की इजाजत नहीं दी गई, राहुल गांधी को दी गई। जाने से भी परहेज है, कुछ लोग ये चाहते हैं। नरेश अग्रवाल जी, जाने से परहेज है, जाने से परहेज है, या जिस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है उससे परहेज है? वैसे बाय द वे आपको तो राम गोपाल
यादव जी को कल ले जाना है, उनको आंख का ऑपरेशन कराना है, मोतियाबिंद का। रेणुका चौधरी ने कहा तो आपके सहयोगी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता। पहले तो कांग्रेस प्रवक्ता से कहूँ उनके आई फ्लू जो हुआ है उनको उसका इलाज कराया, ना हो तो उत्तर प्रदेश में अच्छा इलाज करा देंगे। जहां तक ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि राजीव गांधी इम्पोर्टेंट है भी, वीआईपी है भी, नहीं भी है, दोनों चीजें हमारी समझ नहीं आती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को रोक दिया गया, मुलायम सिंह यादव जी को रोक दिया गया, कह दिया आप लोग नहीं आएंगे, डिस्टर्बेंस होगा। जबकि सबसे ज्यादा अगर कोई फंसे तो उत्तर प्रदेश के लोग इस आपदा में फंसे हुए हैं। लेकिन मैं कहूंगा राहुल गांधी किस हैसियत से गए, अगर उनकी हैसियत बता दी जाए। एक पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट एक राष्ट्रीय हैसियत रखेगा और पार्टी के अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट की कोई हैसियत नहीं होगी, ये दो मानक राजनीति में कहां पर से चलेंगे। और रामगोपाल जी ने सही कहा, राहुल जी विदेश की पिकनिक मनाने आए तो उनका चलिए हिंदुस्तान में बाकी समय पिकनिक मना ले, पहाड़ पर टहल ले, तो एक तरीके से पिकनिक मनाने गए। अगर वो उस समय आए होते जिस समय त्रासदी हो रही थी 16 तारीख को, जो मंजर था उस मंजर में वहां के मुख्यमंत्री भी पिकनिक मना रहे थे, राहुल गांधी भी पिकनिक मना रहे थे, पूरी कांग्रेस पिकनिक जिस तरीके से मना रही थी उसका हम सबको दुख है। और मैं तो कहूंगा अगर गृहमंत्री ने इस्तीफा दिया होता, वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया होता तो शायद लोगों को लगता कि कांग्रेस ने भी कोई जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि 20,000 से ऊपर लोग जहां मरे हों इससे बड़ी त्रासदी न हो। और देश का गृहमंत्री कहे कि ये राष्ट्रीय त्रासदी नहीं है, तो अब तो बादल फटने के अलावा आसमान फट जाए तब राष्ट्रीय त्रासदी कहलाएगी। भाई मेरा ख्याल है कि आप इतने जिम्मेदार आदमी हैं और आप कह रहे हैं कि 20,000 लोग मर गए। मेरा ख्याल है आप नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सही कह रहा हूं। आखिरी में आंकड़े देख लीजिएगा, देखिए आखिर और देखिए आज की तारीख में आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप इस तरह की बात करके व्यक्ति नहीं बचा, आप इस तरह की बात करके देश को गुमराह मत कीजिए। कोई छुपाया नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं छुपाया जा रहा। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आपने 20,000 का जो आंकड़ा दिया है, आप एक जिम्मेदार पार्टी के अंदर, आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं। अच्छा मीम अफजल साहब, हमने 9 दिन देख लिए इसके पूरे, आपके हिसाब से सरकारी आंकड़ा क्या है मरने वालों का? देखिए आज जो बताया गया, क्योंकि क्रीमेशन आज तक नहीं शुरू हुआ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, देखिए दीपक जी, अभी तक मुख्यमंत्री ने जो कुछ बताया है, उन्होंने जो हमारे पास डिक्लेयर्ड लोग हैं वो 800 साढ़े 800 के करीब हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं 1,000 से ज्यादा हो सकते हैं और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि 20,000 लोग हैं, पूरे देश में क्या मैसेज आप 2,000 तो केदारनाथ में घोड़ा चलाने वाले लोग हैं जो रजिस्टर्ड गायब है, एक पता नहीं, एक घोड़ा नहीं, जो गायब है उनके बारे में हमें भी फिगर कहाँ है। और जो उन दिनों राम बाण में था, जो उन दिनों केदारनाथ में एक आदमी नहीं बचा, लेकिन सरकारी फिगर 800 1,000 कैसे कोई मान ले? मीनाक्षी लेखी जी के पास चलता हूँ, फिर कृष्ण मित्र जी के पास आऊंगा। मीनाक्षी जी, राहुल को लैंडिंग की परमिशन, मोदी को नहीं। कांग्रेस का तर्क है राहुल वीआईपी नहीं है, वो पार्टी के उपाध्यक्ष के तौर पर गए हैं, उनके जाने से कोई संकट नहीं है वहां पर। देखिए, इनको जो बाकी मुख्यमंत्रियों को Z+ सिक्योरिटी है उससे भी बढ़कर इनको SPG मिली हुई है। और जब प्रधानमंत्री और ये लोग चलते हैं तो एयर स्पेस को भी ब्लॉक किया जाता है। और उसके अलावा अगर सड़क पर जाते हैं तो सड़क का ट्रैफिक भी जैम होता है। तो अगर ये कहते हैं कि वो इतनी लंबी सड़क की यात्रा करके गए तो ये उनके खाते में जाना चाहिए। मैं कहूंगी बड़ा लापरवाही वाला स्टेटमेंट है कि उतनी देर तक सड़क भी बंद थी, वो संदेश जा रहा है। लेकिन उनके जाने से मेरे को तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत के हर नागरिक को इजाजत होनी चाहिए अपने तरीके से जो वहां जाए, प्रशासन में खलल ना उत्पन्न करे और जो भी मदद कर सकता है वो मदद करे। और मेरा यही बयान रहता, बशर्ते कांग्रेस पार्टी इस पर कोई राजनीति नहीं करती। आप देखें कि किस तरीके की बयानबाजी पहले दिन से लेकर अब तक चल रही है। और अब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां पे पहुंचने से इनकार किया गया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इनकार किया गया, और तमाम गुजरात के, और मैं जानबूझ के गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम इसलिए नहीं ले रही हूं कि लगेगा कि सिर्फ मैं भाजपा के लिए बात कर रही हूं, लेकिन मैं बात कर रही हूं इस देश के कायदे और कानून की। अगर कायदा ये है कि कोई नहीं जाएगा तो फिर कोई नहीं जाएगा, और अगर कानून ये है कि जाएंगे तो फिर वो सबके लिए लागू होता है और सब जाएंगे। जो इजाजत एक को है वो इजाजत सबको है। और इसी मामले में आप देखिए कि जो लोग वहां जैसे भी जो भी हैं शिविर चला रहे हैं बाबा रामदेव, तो उनके शिविर को बंद किया गया। राहत कार्य में अगर किसी ने 2 करोड़ दिया तो इनको 2 करोड़ की मात्रा कम दिखाई दी, जबकि USAID से 90 लाख रुपया लिया।
तो ये जो भेदभाव और इस तरीके की हरकतें हैं, जब आपदा का समय है, देश को एकजुटता, एक तरफ कह रहे हैं एकजुट है खड़े रहो, दूसरी तरफ अभी लाशें गिनी नहीं गई, उनके अंतिम संस्कार नहीं हुए और अखबारों के अंदर आधा आधा पेज, एक एक पेज के एडवर्टाइजमेंट छप गए हैं, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन का श्रेय सोनिया जी और मनमोहन सिंह को दे रहे हैं। तो राजनीति कर कौन रहा है? भुज में जब आपत्ति आई और इतना बड़ा अर्थक्वेक आया तब इन्होंने राजनीति की, कारगिल में कुछ हुआ तब राजनीति की, और अब जो लोग जाके बीच बचाव करना चाहते हैं और कहते हैं कि इसको आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, पूरे देश के संसाधन को उत्तराखंड में जुटा दें, जो मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं, आप आदेश दें, उस समय को राष्ट्र को एक दिखाने के लिए, चाहे वो विपक्ष हो, उनके लोगों से काम करवाएं और उस पर अपना जो राजनीति है उसको आधार बनाएं। उसकी बजाय ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने में इसको नीचा दिखाओ, उसको ऊपर दिखाओ, उसमें लगे हुए हैं। और हमने कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी कहाँ है। मीडिया ने हमारे से प्रश्न किया कि राहुल गांधी देश में नहीं है, आपका क्या कहना है? तो उस पर हमने कहा कि वो जहां है, शायद वहां पर उनकी ज्यादा आवश्यकता होगी, वो वहीं रहे, या जो उनको ये प्रश्न आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं से और कांग्रेस पार्टी से पूछे, कहाँ है, कब आएंगे, क्या कर रहे हैं, कहाँ थे, कैसे काम करना चाहते हैं, इन सब प्रश्नों का जवाब भाजपा के पास नहीं है और भाजपा इन प्रश्नों में उलझना नहीं चाहती। हमारी तरफ से ये राष्ट्रीय आपदा घोषित हो, हमारे से जो बन पड़ेगा हम करेंगे, और बाकी आपको जो कुछ और चाहिए वो आप लीजिए और वो आप कीजिए। ये इस तरीके के बयान है। आर्मी को लेकर पहले दिन ये कहा गया कि हम सब लोग आर्मी को सैल्यूट करते हैं। अब ये लोग अपनी जो प्रशासन की गैर जिम्मेदार हरकतें हैं, चाहे वो केंद्र का प्रशासन हो और चाहे वो एनडीएमए का शनिवार इतवार को छुट्टी पे जाना हो और आज तक एक भी उस पर मीटिंग ना बुलाना हो, चाहे वो राज्य का प्रशासन हो, उनकी फेलियर्स को कि कितने लोग ऊपर गए, कितने लोग नीचे आए, कौन लोग कितने गांव में क्या हालत है। आज बहुगुणा जी का बयान आया कि मुझे हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता है, तो जो लोग हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराना चाह रहे थे तब क्या था, दोनों काम साथ नहीं चल सकते थे कि मीनाक्षी जी रोकूंगा, लंबी तकरीर दे रही है, लेकिन आपके विरोध में भी यह तर्क साफ साफ जाता है कि नरेंद्र मोदी फिर वहां क्या करने गए थे? रैम्बो बनकर 15,000 लोगों को क्यों निकाला? मदद करने ही गए थे। क्यों? नरेंद्र मोदी मदद करने ही गए थे। और सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि क्या वो अपनी राजनीति चमकाने नहीं गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ना राज्य ने कहा, ना भाजपा के जो नेशनल टीम है उसने कहा, ना गुजरात सरकार ने कहा, किसी भाजपा वाले ने ये बयानबाजी नहीं की। ये अखबारों में छपा कि नरेंद्र मोदी ने ये किया, वो किया, वो किया, तो आप उन अखबार वालों से पूछिए। वो वहां पहुंचे, जो बन पाया वो किया और कहा कि भाई आप नई रेल चलाइए, कुछ मदद कीजिए, जो मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं। अब उसमें बताइए क्या गलत है? चलिए उसमें बताइए क्या गलत है। लेकिन कृष्ण मित्र साहब, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वाकई राजनीति हो रही है या वाकई रिलीफ हो रहा है? सबसे पहले मैं तो शुरू करूंगा, श्रद्धांजलि दूंगा जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में इस आपदा की वजह से, और खास तौर पे आज जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उनमें, उस हादसे में जो आज दिवंगत हुए हैं, मेरी सबको श्रद्धांजलि है। दूसरे पॉइंट उठा है कि मोदी और राहुल गांधी की विजिट वहां पे। देखिए, जहां तक के डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स का सवाल है, उसमें एसओपी में पहला पॉइंट आता है कि डिजिस्ट वीआईपीज एंड वीवीआईपीज विजिटिंग डिजास्टर एरियाज, क्योंकि वो उनकी विजिट अरेंज करने में डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत अड़चन आती है, बहुत रुकावट आती है। जिस तरह के अभी पॉइंट उठा था कि रोड ट्रैवल किया उन्होंने, एयर ट्रैवल किया, एयरवेज बंद किए जाते हैं, रोड ट्रैफिक बंद किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, हर किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वो रात रुके वहां पे, हर किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। वीआईपीज वीवीआईपीज नहीं जाने चाहिए, गृह मंत्री ने भी ये कबूल किया था, लेकिन उसके बाद वीआईपीज वीवीआईपीज जाने नहीं रुके। लेकिन गृह मंत्री राहुल गांधी को कैसे रोक लेते? उनकी तो नौकरी चली जाती, क्यों? हाँ, ये मैंने कहा था। मानते हैं ना, अगर गृह मंत्री राहुल गांधी को बोल देते मैं आप वहां मत उतारिएगा तो उनकी तो नौकरी चली जाती। नहीं, लेट मी मेक गृह मंत्री रहते ही नहीं। गिव मी अ चांस, लेट मी मेक माय पॉइंट।
लेट मी मेक माय पॉइंट। मैं ये कह रहा हूं, आपने आपदा प्रबंधन के लिए एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल के मिस्टर दुग्गल को वहां पे आपने बिठाया है, ऑफ मेंबर हु इज द मेंबर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ही इज, वो जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है प्राइम मिनिस्टर के, जो कि आपदा प्रबंधन के एनडीएमए के चेयरमैन हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव है। चेयरमैन से ऊपर कौन है? एमएचए के मिनिस्टर हैं या के राहुल गांधी हैं? उनसे ऊपर तो कोई नहीं है ना। तो उनके चेयरमैन के जब रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठे हुए हैं और वो काम ठीक कर रहे हैं, आपने कहा कि एनडीएमए सैटरडे संडे काम नहीं करता। ये बात मत बोलिए आप, क्योंकि दुग्गल साहब को कब जाना था? पहले दिन जाना था, दूसरे दिन जाना था, छठे दिन जब अपॉइंट हुए हैं, जब अपॉइंट हुए हैं छठे दिन। ये स्पीड थी, ही हैज टू बी मूव। ये स्पीड थी, मैं ये कह रहा हूं आपको। मैं मानता हूं, इसी स्पीड पर मैं बात करता हूं। ये स्पीड थी सरकार की रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की। और ये भी कहा जा रहा है कि एनडीएमए का दफ्तर आधा दिन दिल्ली के अंदर सैटरडे और संडे को बंद था। देखिए, नोबडी वाज वर्किंग देयर। दीपक जी, और सवाल फिर यहाँ पे खड़ा होता है कि जब ये तमाम हालात थे, जब इसकी रिपोर्टिंग मिल रही थी, फिर राहुल गांधी 2 दिन ऐसी परिस्थितियों में क्यों गए कि पूरे के पूरे सिस्टम को उन्होंने पंगु बना दिया? देखिए दीपक जी, उन्होंने सिस्टम को पंगु नहीं बनाया। ये एक प्रोपेगेंडा है जो बीजेपी ने किया और मीडिया के एक सेक्शन ने किया है। मैं बड़े सफाई के साथ कह रहा हूं। प्रोपेगेंडा टोटल पॉलिटिकल है, सभी पॉलिटिकल पार्टी। मैं इसीलिए मैं आ रहा हूं। देखिए, आपने सवाल उठाया, इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। मीनाक्षी लेखी जी ने भी कहा, मैंने जो सुना उस वक्त, तो मुझे एक टीवी चैनल से फोन आया कि मीनाक्षी जी ने ये बयान दिया है। मैं मीनाक्षी जी आपको भी बताना चाहता हूं, उन्होंने ये बयान दिया है कि राहुल गांधी कहाँ हैं, उन्होंने पूछा है आप आइए टेलीविजन पर या आप एक बाइट दीजिए। तो मैंने कहा मीनाक्षी जी जो पूछ रही हैं उनको पूछने दीजिए, मैं इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहता हूं। मैंने ये बात कही। मीनाक्षी जी ने अभी इससे पहले भी एक टेलीविजन पे इसकी वजाहत की और अब दोबारा कर रही हैं वो, कि उन्होंने किसी सवाल के जवाब में ऐसा कहा था। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर ये मोदी जी जैसे वहां गए, आपने कहा पॉलिटिसाइज मत कीजिए, आपने खुद कहा दीपक जी कि पॉलिटिसाइज करना तो सबसे पहले मोदी जी ने शुरू किया। वो वहां पहुंचे, वो देहरादून में बैठ करके वो पूरा उसका सिस्टम का फायदा उठाना चाह रहे थे। उन्होंने 15,000 लोगों को रेस्क्यू किया, खबरें आई। अब ये भी कहा गया कि हमने नहीं कहा, ये तो प्रेस वालों ने कहा है। तो प्रेस वाले तो अध्ययन करेंगे कौन लोग वहां से हवाई जहाजों में ले गए गए, कौन लोग ले गए। आपने भी तो आपको बात कह रहा हूं, मैं कोई नरेंद्र मोदी या बीजेपी का समर्थक नहीं हूं। लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर 15,000 लोगों को नरेंद्र मोदी बचा कर ले गए तो उसमें गलत क्या है? नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि गलत बोले। जो लोग फंसे थे, तो फिर आप क्यों उनको रैंप कह रहे हैं? एक तरफ फिर मनीष तिवारी ने उनकी इस हरकत को छिछोरापन क्यों कहा? नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा है तो ये एक छिछोरापन है। ये कहना कि हमने 15,000 जो गुजरात के लोगों को, उन्होंने अच्छा किया। अभी आप कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि 15,000 लोगों को ले जाने के बाद तो दूसरी तरफ आप कहेंगे तो बड़े देश के नेता हैं, तो देश के नेता हैं तो सारे देश को देखें ना, सिर्फ गुजरात के लोगों को क्यों देखते हैं? तो उन्होंने तो कहा सारे देश के लोग क्यों नहीं देखते? वो एरिया ठीक करने को तैयार है। मोदी जी ने कहा कि वो उसको एरिया एस्टैब्लिश करने को तैयार है। तारीख में कौन उसको ठीक करेगा, इसका फैसला इस वक्त नहीं हो सकता, इसका फैसला होगा बाद में। आज जरूरत इस बात की है कि जो वहां पर लोग फंसे हुए उनको निकाला जाए। मानी, लेकिन कंट्रोवर्सी कब से शुरू हुई? कंट्रोवर्सी उस दिन से शुरू हुई जिस दिन से विजय बहुगुणा साहब ने इसी प्रोग्राम में कहा कि हम मोदी को लैंड करने की इजाजत नहीं देंगे। तो फिर सवाल उठता है कि राहुल गांधी को लैंड करने की इजाजत क्यों मिली? है मेरा बेसिक सवाल है। मीनाक्षी लेखी जी, आप कुछ कहना चाह रही है, क्या ये सवाल वाजिब है? देखिए, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर ये कानून है कि राहुल गांधी जी वहां लैंड कर सकते हैं तो फिर बाकी मुख्यमंत्रियों को भी लैंड करने दो, वो तो संवैधानिक पोस्ट पर हैं। और जहां तक विषय मीम अफजल साहब ने कहा कि हमने राहुल गांधी पे प्रश्न चिन्ह लगाया, तो हमने तो प्रश्न लगाया ही नहीं, हमने तो कहा कि वो कहाँ है, कैसे क्या कर रहे हैं, कब लौटेंगे, इस सब का जायजा और जो आपको चाहिए तकरीर वो कांग्रेस वाले दे सकते हैं। हम गलत जगह प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन का जो पहला रूल है वो ये है इवैक्यूएट। जितने लोगों को आप उस जगह से बाहर निकाल सकते हैं उतनी उस सरकार की मदद हो रही है। अगर 15,000 वो ले गए, 5,000 के आसपास मध्य प्रदेश वालों ने हटाए, अब तमिलनाडु वालों ने हटाए, बहुत लोगों ने हटाए,
तो जब सबने हटाए तो उतनी मदद राज्य सरकार को मिली, क्योंकि अगर उतने लोग वहां रहते तो बाकी ऊपर से नीचे जो उतारने वाले यात्री हैं उनको उतारने में और तकलीफ होती और इतने लोगों की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर आती। उन्होंने तो यही कहा कि हम मदद को आज भी तैयार हैं, आप उनको पूरे देश की जिम्मेवारी देना चाहते, बहुत अच्छा दीजिए, वो संभाल लेंगे। अभी भी उत्तराखंड भी संभाल सकते हैं, आप उनसे जो मदद चाहिए, अगर बहुगुणा जी ने कहा कि उनको और हेलीकॉप्टर चाहिए, वो मांगे, वो मदद मिलेगी। पर मीनाक्षी जी, आपकी पार्टी उनको देश की जिम्मेदारी देने को राजी नहीं है। आप बोल दीजिए मोदी पीएम इन वेटिंग है। क्या उसमें राजनीति कहाँ है? आपकी पार्टी ही मोदी को पूरी जिम्मेदारी देने को तैयार कहाँ है? और इस तरीके की गतिविधियां मोदी पीएम इन वेटिंग है। आपकी मानसिकता ज्यादा दिखाता है, ना कि काम करने वाले की, क्योंकि लोगों को जिसने अच्छे काम किए वो दिमाग में रहता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। हम सारे देश के दिमाग में है मोदी जी क्या करते रहे हैं। फोन कट गया, मीनाक्षी जी के पास फिर चलेंगे। लेकिन नरेश अग्रवाल जी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, हाल ही में अलग हुए। आपका एक इमोशनल बॉन्डिंग है, आपका एक सोशल बॉन्डिंग है, नाते रिश्ते होते हैं एक दूसरी तरफ से। उसके बावजूद सबसे ज्यादा धनराशि आपके मुख्यमंत्री ने दी, लेकिन ना तो आपके मुख्यमंत्री और ना नेता मुलायम सिंह यादव ना कभी उत्तराखंड गए, ना कभी जाने की पेशकश की। देखिए, दोनों को रोका गया, दोनों को संदेश दिया गया कि आप लोग न जाएं। किसने रोका? नहीं, कि हाँ, केंद्र सरकार से संदेश गया, उनके पास उत्तराखंड सरकार से संदेश किया वो तो कि आप लोग न जाए। जो बल्कि हमने तो जो 25 करोड़ जो दिया दिया उसमें कोई शर्त नहीं लगाई। हमने कहा आप चाहे जितने हेलीकॉप्टर ले, चाहे जितने ले। मैं आज कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश अब भी राजी है कि अगर चारों धाम उत्तर प्रदेश के जुम्मे करते तो हम चारों धाम को बसा देंगे, जो भी खर्चा आएगा उत्तर प्रदेश वहन करेगा। और आज ये साफ कह देना चाहते हैं कि उत्तरांचल के मुख्यमंत्री जी को जितने हेलीकॉप्टर चाहिए देश में किराए पर कर लें, तो सबका खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार वहन करने को तैयार है, क्योंकि करीब 70% लोग तो हमारे उत्तर प्रदेश के फंसे थे। हमने 600 बसें लगाई, डॉक्टर्स लगाए, सब कुछ, लेकिन उत्तरांचल सरकार का तो वहां कोई सरकार नाम की चीज ही नहीं थी। आज भी वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं। राहत सामग्री भेजिए, पता लगता कौन लेगा कौन नहीं लेगा। सैकड़ों ट्रक राहत सामग्री वहां खड़ी हुई है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि राहत सामग्री कौन लेगा, किसको भेजना है, कौन जिसकी जिम्मेदारी लेगा। मुझे तो ये लग रहा कि उत्तरांचल में सरकार नाम की चीज नहीं। और 16 तारीख को वहां के मुख्यमंत्री जिस तरह दिल्ली में सैर कर रहे थे, आपदा वहां थी, मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह हंस के बोल रहे थे, ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। एक मुख्यमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता। और अगर कांग्रेस ने इन सब चीजों पर एक्शन नहीं लिया तो परिणाम तो कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। अग्रवाल जी, बड़े रिलेशन देख लिया आपने, हर बार आप इनके चरणों में जाके बैठ जाते हैं, हर बिल को सपोर्ट कर देते हैं। आखिर क्या मजबूरी है आपकी ऐसी? सब लोग कहते हैं सीबीआई मजबूरी है, सीबीआई वोट डलवाता है, तो इस बार तो इनको टाटा बाय बाय कह दीजिए। कब तक झेलेंगे इनको? देखिए, हमने तो उत्तर प्रदेश से इनको टाटा बाय बाय कर ही दिया। अरे सर, देश से भी तो करिए, कर दीजिए, देश से भी करिए। अगर उत्तर प्रदेश से करना चाहते हैं तो देश से भी करिए। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पे हमने सरकार का खुल के विरोध किया, एफडीआई के मुद्दे पे हमने सरकार का खुल के विरोध किया। जो मुद्दे देश के हित में नहीं, हम सरकार का खुल के विरोध करते हैं, हमें कोई संकोच विरोध करने में नहीं। और ये बात हम कह सकते हैं, हमारे पर जो आरोप लगता है हम सीबीआई के डर से, तो सीबीआई और आज का कोई डर नहीं होता, राजनीतिक व्यक्ति नहीं डरते हैं। और जिसके साथ पूरे देश की जनता हो, प्रदेश की जनता हो, उसको इन सब चीजों का डर नहीं होता। अगर इस पे हाथ डाल देते हैं तो देश को और देश की और संपत्ति लोगों को मिलती, जैसा कि आंध्र प्रदेश में आप देख रहे हैं जगनमोहन जी के साथ जो हो रहा है। जगनमोहन जी के साथ हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये लोग जो कर रहे हैं कांग्रेस आपके साथ, आप उनके सहयोगी हैं? मुझे भी समझ नहीं आता, कभी कभी नेताजी ने विधानसभा चुनाव के वक्त कहा था कि कांग्रेस से हाथ मिलाना उनके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जिस दिन जनता ने आपको वोट दिया, जिस दिन आपकी सरकार बनी, नेताजी पलट गए। उन्होंने ऐसी पलटी मारी कि जैसे कुश्ती के मैदान में भी नहीं खाते हैं, और उसके बाद वो कांग्रेस शरणम गच्छामी हो गए। यहाँ तक कि डिम्पल यादव तक के खिलाफ कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। नहीं तो कहीं ना कहीं आप क्या चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिला लें, जो देश को सांप्रदायिकता की आग में जलाना चाहता है, जिसकी इच्छा पूरे देश तो मतलब आपकी नूरा कुश्ती चल रही है, मतलब आपकी नूरा कुश्ती चल रही है देश में। मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ने की बात करेगा, जो व्यक्ति देश के लिए खतरा होगा, तो समाजवादी पार्टी उस समय अपने कम दुश्मन के साथ रहेगी, बड़े दुश्मन के साथ नहीं रहेगी। और हमारा संकल्प है
कि हम जब तक हैं देश में, हम सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत नहीं होने देंगे। उस संकल्प के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कोई भी कुर्बानी करनी पड़े, समाजवादी पार्टी उसके लिए तैयार है। चाहे सरकार चलती रहे यूपीए की, चाहे आपके नेताओं के लिए, रामगोपाल यादव के लिए कहा जाता रहे कि वो जाकर आंख का मोतियाबिंद को ऑपरेशन करा ले, यानी रामगोपाल यादव जी मोतियाबिंद को ऑपरेशन रेणुका चौधरी के कहने के बाद तैयार है। ऐसे तो बेनी प्रसाद वर्मा ने जने क्या क्या बयान दिए। कांग्रेस में कुछ सिरफरे भी हैं, कुछ लोग जिनका डिसबैलेंस हो गए वो भी हैं। उनकी बातों का क्या बहुत ज्यादा जवाब देने से फायदा। हम लोगों ने तो तय किया कि कांग्रेस में जिस दिन प्रधानमंत्री जी, सोनिया जी, राहुल जी कुछ बयान देंगे, उस दिन समाजवादी पार्टी उस पर कठोर निर्णय लेगी। लेकिन ये छोटे मोटे नेता कांग्रेस के जो चलताऊ हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, इनके बयान पे हम कभी सीरियस नहीं होते। तो मतलब जनता को समझ आ गया है कि समाजवादी पार्टी का विरोध सिर्फ विरोध का है, दिखावा है ये। मीनाक्षी लेखी जी, सीधे आपके पास पहुंचूंगा और मेरा बड़ा सीधा और दो टूक सवाल आपसे, आपको लगता है कि इन परिस्थितियों में किसी भी हालत में आप इन जैसे धर्मनिरपेक्ष गठबंधन को तोड़ पाएंगे? क्योंकि जेडीयू को तो आपने अलग भगा दिया है। अब आप राहुल जपते रहिए, नमो जपते रहिए, मोदी जपते रहिए, सरकार फिर ये बना ले जाएंगे। देखिए, सरकार किसकी बनेगी वो इस देश की जनता तय करेगी, और इस देश की जनता इस समय कांग्रेस से पूरी तरह विमुख है। और जो भी लोग कांग्रेस के साथ स्पष्ट तरीके से या अस्पष्ट तरीके से खड़े हुए दिखाई देंगे, उनका भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का होगा। और जहां तक सांप्रदायिक और असंप्रदायिकता की भाषणबाजी है, उसमें कहीं ना कहीं हमें देखना है कि आज देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार और जो मुद्दा है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, जहां पर एक गैर जिम्मेदार सरकार बैठी है। ये रिकॉर्ड बहुत बार बच चुका है, पुराना लिखा हुआ स्पीच है, रिकॉर्ड बहुत बार बच चुका है। आप सुनिए, ये मेरी बात भी सुन लीजिए। के जो नेता बैठे थे, आप उनको बताइए ना, ये जो रिकॉर्ड पुराना है, ये सांप्रदायिकता वाला, उनको बताइए जिनके समय में सबसे अधिक सांप्रदायिक दंगे हुए, जो कांग्रेस में सबसे अधिक भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक दंगे कराए, ये पुराना रिकॉर्ड उनको बताइए। इस देश का इतिहास, वापस आ जाए, हम वापस आ जाए, और वापस आने के पहले उसमें शामिल है। मीनाक्षी जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी कैसे बन गए रैम्बो कैसे बने, कैसे 15,000 लोगों को बचाया, और नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया, देखिए एक डिटेल और खास रिपोर्ट, उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान लोगों की जान बचाने की चुनौती से जूझ रहे हैं और नेताओं में होड़ मची है पीड़ितों के बीच अपना चेहरा दिखाने की। तबाही वाले इलाके में वीवीआईपी नेताओं का दौर आपदा प्रबंधन के लिहाज से ठीक नहीं है। ये बात अगर गृह मंत्री नहीं समझाती तो भी समझ में आती। परिस्थिति ठीक है, लेकिन पहले 3-4 दिन तो बहुत कठिन थी, तो पहले 3-4 दिन तो हमने किसी को नहीं मना किया। नेता अगर लोगों की जरूरतों और दिक्कतों का जायजा लेने के नाम पर जा रहे होते तो भी बात समझ में आती, लेकिन नेताओं के दिलो दिमाग पर तो खुद को पीड़ितों का सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने की होड़ सी मची दिख रही है। तबाही पर राजनीति के साथ साथ ये सिलसिला भी नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद से ही शुरू हुआ। मोदी ने गुजरात के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के इंतजाम किए तो उनके समर्थकों ने उन्हें सुपर हीरो बताना शुरू कर दिया। यहाँ तक कहा जाने लगा कि मोदी ने रैम्बो की तरह एक दिन में ही 15,000 लोगों को सुरक्षित निकालकर कमाल कर दिया। ये बात और है कि आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों को भी ये नहीं समझ में आया कि जहां सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवान 50 हेलीकॉप्टरों से भी एक दिन में 10,000 लोगों को नहीं बचा पा रहे, वहां मोदी ने 15,000 लोगों को बचाने का जादू कैसे किया। 10,000 क्या 20,000, वो किस स्थिति में, कहां पे, किस तरह से वो फंसे हुए थे और इन्होंने कैसा ऐसा जादू लगाया है, क्या 15,000 लोगों को उन्होंने निकाले हैं, क्या सुरक्षा दिया है, ये तो वहां पे स्थिति देख करके बताया जा सकता है। मोदी का उत्तराखंड जाना तो कांग्रेस को पहले से ही खटक रहा था। ऊपर से राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं का हमला और मोदी का महिमा मंडन देखकर कांग्रेस ने जुबानी जंग का मोर्चा खोल दिया। हमने कब कहा कि अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा है? राहुल गांधी छाती पीट के ये नहीं कह रहा करेगा मैं रैम्बो मैं कर लूंगा, ये नहीं कह रहे। वो चुपचाप गए हैं और अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की आदत से मजबूर हो जाते हैं, जो हर दिन का काम जो करें उसका 56 बार कहीं छापे।
ये क्या क्या 15,000 क्या है? रहने दीजिए, उसमें से क्या गोदरा में कर लेते, ये नौबती नहीं आती। मोदी पर हमला करने का ये मौका जेडीयू ने भी हाथ से नहीं फिसलने दिया। लोग ढिढोरा पीटते हैं और रैम्बो की तरह मदद कर रहे हैं, इसका ऐलान करते हैं, तो ये तो समझिए कि ये पब्लिसिटी का एक जरिया बन जाता है और इस मुसीबत के समय भी लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपना ढिढोरा पीट रहे हैं। मोदी पर राहत के नाम पर राजनीति का आरोप लगा तो बीजेपी अब राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे के पीछे पड़ी है कि एक हफ्ते से ज्यादा तक राहत सामग्री कांग्रेस के कार्यालय पे इसलिए खड़ी रही कि युवराज शाह समुद्र पार से लौट करके देश में आएंगे और देश में आने के बाद जो है वो उस राहत सामग्री को जब झंडी दिखाएंगे और उसका जो है वो एक इवेंट बनाया जाएगा और इवेंट बनाने के बाद राहत सामग्री जो है वो प्रभावितों को पहुंचेगी। तब तक जो है वो वहां लोग भूखे रहेंगे, तब तक लोग वहां पर अगर जो पीड़ित हैं वो परेशान रहेंगे। तो ये जो सोच है कांग्रेस पार्टी की, ये सोच अपने आप में बहुत ही छोटी है और बहुत ही घटिया दर्जे की है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि नेताओं को पीड़ितों से हमदर्दी है या फिर इस बात की चिंता है कि हमदर्दी दिखाने में पीछे न रह जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रैम्बो बन गए नरेंद्र मोदी, नमो। जी हाँ, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अगर रैम्बो बन जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे रिएक्ट करती है, सुन लेते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को कि इस रैम्बो पर उन्होंने क्या कहा। मीनाक्षी लेखी जी मुस्कुरा रही है, मुस्कुराहट का भी जवाब हम उनसे लेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं मनीष तिवारी को। एक व्यक्ति या कुछ शक्तियां डिजास्टर टूरिज्म पर जाए और उसके बाद ये दावा करें कि हम ही रैम्बो हैं, हम ही ने 15,000 लोग इकट्ठे अकेले निकाल लिए। तो ऐसी सस्ती लोकप्रियता और मैं इस बात का, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता और ऐसे छिछोरेपन से बचना चाहता। अफजल साहब, सीधा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी छिछोरे हैं? देखिए, उन्होंने कहा कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन किया उन्होंने किया, लेकिन किया उन्होंने मजबूरी में किया। और जो मजबूरी कैसा, अगर राजनीतिक जीवन में शिष्टाचार रखना है नहीं रखना है, सीधी सी बात है, नहीं करते वो शिष्टाचार। तो आप देख रहे होंगे, काफी भारतीय जनता पार्टी के रोज टेलीविजन पर बहुत सारे नुमाइंदे आते हैं, बहुत सारे प्रवक्ता आते हैं, कितना शिष्टाचार रखते हैं ये आप भी भुगत रहे हैं। मेरा ख्याल है एबीपी न्यूज पर भी मैंने कई बार देखा है, बल्कि तंबी भी की है और शिकायत भी की है इसकी, कि जहां पर यह कह दिया जाए किसी शख्स को कि बिरयानी बेचने वालों से मैं बात नहीं करती, शायद आपने सुना हो। तो मैं समझता हूं कि शिष्टाचार का हमें सबक पढ़ाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि शिष्टाचार क्या होता है। और जिस तरह नकवी साहब इस तरह बहुत सारा शिष्टाचार दिखाते रहते हैं, उर्दू के खूबसूरत अल्फाज में वो शिष्टाचार जो सुनाते हैं, लोग उसे शायरी समझ करके शायद महजूज होते होंगे, शायद उससे वो लुत्फ उठाते होंगे, लेकिन वो शिष्टाचार नहीं होता। किसी उर्दू वाले से पूछिए वो क्या बोलते हैं। मीनाक्षी लेखी जी, रैम्बो है नरेंद्र मोदी? मैं जो राजनीतिक शिष्टाचार है उसमें रहना चाहती थी, लेकिन बार बार मजबूरी बन जाती है कि रैम्बो एक्ट इज फार बेटर देन डम्बो एक्ट। तो जो डम्ब एक्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए रैम्बो एक्ट कहीं ना कहीं उनको समझ आए। मतलब आप कह रही है डम्ब एक्ट राहुल गांधी कर रहे हैं? सीधे बोलिए ना मीनाक्षी जी। नहीं, मैंने राहुल गांधी नहीं कहा, मैंने मेरी बात सुनिए। अब इतना शिष्टाचार तो आप मेरे में रहने दीजिए कि तो मुझ में क्यों नहीं रहने देना चाहती शिष्टाचार? आप निशाना लगाना चाहती है मेरे कंधे पे बंदूक रखकर। इतना वजन नहीं है मैडम। दीपक जी, आप मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। ये शब्द जो है वो राहुल गांधी जी ने इस्तेमाल नहीं किए, ये बाकी लोगों ने इस्तेमाल किए और मैं इसलिए इनके नामों में नहीं पढ़ना चाहती। और जो पिछले 10-12 साल से सांप्रदायिकता की मुहिम चला रहे हैं, ये उनके लिए है, क्योंकि वो इतना डम बैक कर रहे हैं, वो देश का इतिहास भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि 1986 के मुरादाबाद दंगे, जहां पर मुसलमानों को ईद के दिन गोली मारी गई थी,
और उसमें कांग्रेस की सरकार थी। और वो भूल जाते हैं 1992 के दंगे, वो भूल जाते हैं 1950 के, गुजरात के हर साल के दंगे, और उत्तर प्रदेश के चाहे वो मलियाना हो, मेरठ हो, यही कहते हैं दंगे देश में कांग्रेस पार्टी ने करवाए और फिर दूसरों को सांप्रदायिक दंगों की बात करते हैं। मीनाक्षी जी, क्या मोहनजोदड़ो और भाई साहब, आप सांप्रदायिक की बात करते हैं, इसलिए मैं आपकी पुरानी बातों पर जा रहे हैं, तो हमको इसलिए मैं आपकी बातों का जवाब दे रही हूँ कि जिस पॉलिटिकल करेक्टनेस की आप मेरे से उम्मीद करते हैं, पहले वो व्यवहार रखिए, तब मेरे से उम्मीद करिए। एक बार ये कह दीजिए मीनाक्षी जी और मोदी जी से कहलवा दीजिए कि जो दंगे हुए थे उन पर उनकी भाषा में जवाब मिलेगा, उनको अफसोस है इस पर। एक बार कहलवा दीजिए मोदी जी। मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है इस बात का कि इस देश का इतिहास दीजिए, ये भी कह देंगे पंजाब वाले पे। हाँ, 20 साल बाद 2004 में कहा था, उसके अलावा भी कई दंगों के बारे में कहा। 2004 में कहा था आपने, 1984 के दंगों के बाद, 2012 के 2013 के आंध्र प्रदेश के जयपुर के कलंदरी मस्जिद को तोड़ा, कितनी चीजें की आप। मीनाक्षी जी, इतिहास में जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। लगातार आपने तो एक ही बार ऐसा काम कर दिया अयोध्या में, जब जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। हमने काम नहीं किया। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर इन नेताओं का जाना कितना मुफीद था? मैं कुछ कहना चाहूंगा साहब। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, एक बार फिर कहना चाहूंगा कि ये सारा इशू जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं या पिछले हफ्ते 10 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, ये उठा है, मुद्दा उठा है एक आपदा के होने पर, और आज सिचुएशन ये है कि हम पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। आपदा को भूल गए हैं, आज पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्टी ने ये कहा, वो पार्टी ने वो कहा, उसके प्रवक्ता ने ये कहा, उसके प्रवक्ता ने ये कहा। प्लीज लेट अस डिस्कस डिजास्टर, उसको हम कैसे अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, इस डिजास्टर से लेसन्स हमें क्या क्या मिल रहे हैं और इनको हम अगली बार के लिए कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सर, अगर ये लेसन लेने होते तो उड़ीसा साइक्लोन के बाद ले लेते, गुजरात के अर्थक्वेक के बाद ले लेते, सुनामी के बाद ले लेते। नहीं, हम उत्तराखंड में इतने फ्लड है उसके बाद में ले लेते। लेना कहाँ चाहते हैं? रोना तो ये है ना, अभी तक नहीं किया। मैं उसीलिए कह रहा हूँ, रोना तो यही है ना, इनिशिएटिव लेते ही नहीं है। सुनिए, मैं अभी तो इनके दिमाग में इलेक्शन और इलेक्शन है। हाँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। लेकिन मेरा सवाल अब नरेश अग्रवाल से जी से है कि मैं इस बहस को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ऐसा लगता है लोगों को कि एक तो सीबीआई आपको वोट कराती है पार्लियामेंट, एक बड़ी सिंपल सी बात। दूसरा, कांग्रेस से ह्यूमिलिएट लेकर भी आप खुश रहते हैं। अखिलेश यादव नहीं उतरेंगे, राहुल गांधी उतरेंगे, मुलायम सिंह यादव नहीं जाएंगे, सोनिया गांधी जी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद भी सेक्युलरिज्म और नरेंद्र मोदी के नाम पर आप कांग्रेस की बी टीम क्यों बने रहना चाहते हैं? आईपीएल में भी बी टीम सट्टा नहीं लगा पाती आजकल। देखिए, ये कहना गलत है हम कांग्रेस की बी टीम है। हमने कभी कांग्रेस से कोई समझौता नहीं किया। जहां देश का सवाल है, जहां सांप्रदायिकता का सवाल है, वहां जरूर हम ये बड़ा अच्छा जोड़ा है। देश का सवाल, सांप्रदायिकता का, उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, दिल्ली में गला मिलाएंगे। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, दिल्ली में गला मिलाएंगे। कांग्रेस को अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बार ये कहकर माइनॉरिटी वोट आपके पास चला जाएगा तो नरेश भाई नहीं जाएगा। देखिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों वोट हमारे साथ है, रहेगा। हम खाली माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ मेजॉरिटी का। तभी हमने जो बात कही कि अगर चारों धाम उत्तर प्रदेश के जुम्मे कर दें, उत्तरांचल सरकार, मैं आज कहता हूं उत्तरांचल सरकार घोषित कर दे कि चारों धाम का पुनर्निवास उत्तर प्रदेश सरकार जुम्मे करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार देखिए, आपका काम तो मोदी जी को नाराज करना है। मोदी जी तो एक बचपन में हम लोग विक्रम और बेताल कहानी पढ़ते थे, तो ये तो जैसे 15,000 बताए, तो मोदी जी तो वो बेताल हो गए कि मोदी जी आए और 15,000 लोगों को लेके चले गए। 15,000 को जाने में कितने हवाई जहाज जरूरत होगी, कितनी ट्रिप होगी। ये बीजेपी वाले जो बढ़ा चढ़ा के प्रचार करते हैं कि जब गणेश जी को दूध पिला सकते हैं, भगवान राम को जमीन पर बैठा सकते हैं, तो ये बीजेपी वाले कुछ भी प्रचार कर सकते हैं। मीडिया उनके साथ है। प्रधानमंत्री की पार्टी कभी नहीं बनी। 3 दिन वहां पे कैंप लगा के बैठे हैं और बीजेपी आज भी वहां पे मौजूद है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मदद से लोगों को लाया गया और बसेस और वो सब कुछ
कितना वहां पे हायर किया गया, किन किन की मदद ली, वो भी रिकॉर्ड पे है। आप वो जरा पढ़ लीजिए, वो जितने आर्टिकल लोगों ने लिखे हैं और कितनी तारीफ की है। और वो सिर्फ गुजरात वाले नहीं है, वो बांग्लादेश बीजेपी वाले वहां कर रहे हैं, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने इसके पहले उत्तरांचल के लिए क्या किया? मैंने कब कहा? पर आप मुझे बताइए, आपके यहाँ कितने दंगे हुए पिछले साल में जो सांप्रदायिकता का भाषण आप देते हैं? लूटा है उत्तरांचल का पर्यावरण। उत्तरांचल आपने उत्तर प्रदेश का क्या हाल किया? पहले अपना हाल देखिए। और कितने केस आपके मुख्यमंत्री और तमाम लोगों पे चल रहे, वो गिनवाइए। फोकस रहे मीनाक्षी जी, मोदी पर, राहुल गांधी पर फोकस रहे। एक आखिरी सवाल, कंक्लूडिंग रिमार्क पड़ता है आपको, आपके सबसे बड़े सहयोगी पार्टनर जो देश में सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी, उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि आपकी पार्टी के एक बड़े नेता रामगोपाल यादव को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए ऑपरेशन कब कराएंगे आप? देखिए, हमने बहुत पहले कहा कि कांग्रेस में छोटे मोटे नेता जो बयान देते हैं, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस में। तो साहब ये बताइए ना, क्या बिना हाईकमान के परमिशन के कोई प्रवक्ता ये बयान देता है? कांग्रेस में तो हमारे जमाने में एक मिनट, इस जो सवाल का जवाब हो जाए, बन सकता बिना हाईकमान के परमिशन के क्या ये बयान देते हैं? ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम लोग, मैं भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, कि हम हर बयान जो है हाईकमान से पूछ करके देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको आजादी है, हम हालात का तजिया करते हैं और अपनी पॉलिसी और कांग्रेस की पॉलिसी और उसके जो बुनियादी उसूल है उनको सामने रखते हुए आपके सामने भी आते हैं। बुनियादी उसूल है कि रामगोपाल वर्मा जी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना चाहिए। आप एक बात सुनिए, मैं भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैंने रामगोपाल जी के बारे में कहा, आपका तो इसका जिक्र नहीं कर रहा है। देखिए, बुनियादी बात और मैं आपको देखिए एक बात सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप खुद पत्रकार है, देखिए ज्यादा तजुर्बेकार पत्रकार है। काम करने वालों की पब्लिसिटी नहीं होती, मुझसे चैनल्स के ऊपर नेगेटिव जरा सी बात होती है, उसको बहुत ज्यादा बात का बतंगड़ बनाया जाता है। अफजल साहब, मैं अभी आपको एक बात मेरी सुन लीजिए। आप मुझसे ज्यादा सीनियर पत्रकार हैं। मैं जितने साल जर्नलिज्म में रहा हूं, उससे 2 गुना साल जर्नलिज्म के अंदर आप रहे हैं और आपने तमाम बड़े अखबार चलाए हैं। मुझे बताइए, रेणुका चौधरी का स्टेटमेंट एक बड़ी खबर है फ्रंट पेज की, या मीम अफजल ये बोले कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, ये बड़ी खबर है? मुझे ये बता दीजिए। देखिए, अगर ये खबर बड़ी है तो रामगोपाल जी ने कहा जो कुछ कहा वो भी एक बड़ी खबर है। बिल्कुल, इसीलिए तो रेणुका चौधरी से रिएक्शन लिया गया। तो मैं ये कह रहा हूं, इसीलिए मैं कहना नहीं, रेणुका जी सुनिए, रेणुका जी का रिएक्शन बाद में आया है, उनका रिएक्शन पहले आया। बिल्कुल, मैं मानता हूं, तो इसको तो डिनाई नहीं कर रहा हूं ना, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई बयान रामगोपाल यादव ने पिकनिक को लेकर दिया था, तो क्या जरूरी था कि रेणुका चौधरी उनके आंख के ऑपरेशन की सिफारिश करती डॉक्टर बनकर? अब देखिए, उस वक्त उनके जहन में क्या था, उन्होंने क्या कहा, लेकिन ये कहना कि पार्टी हाईकमान की तरफ से उनको आदेश दिया गया या उन्होंने पूछ के ऐसा बयान दिया, कभी कभी आउट ऑफ सर्टेन, देखिए ना 20, 25, 50 प्रेस वाले जब घेरते हैं और सवालात का एक बौछार होती है, तो कभी कभार इसकी गुंजाइश होती है। 100 लोग घेरते हैं। आखिरी में जाते जाते आप कहेंगे कि रेणुका चौधरी को ये बयान देने से परहेज करना चाहिए था, देखिए कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो भी एक हमारी प्रवक्ता हैं और मैं भी प्रवक्ता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने किन परिस्थितियों में दिया, इसका जवाब तो वही देंगी। लेकिन मैंने आपने मुझसे भी यही बात पूछी और मैंने रामगोपाल जी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, यहाँ खुद हमारे नरेश भाई बड़े सीनियर लीडर हैं, इन्होंने भी बहुत सारी बातें कही और मैंने उनका किस तरह जवाब दिया, कम से कम इसका कोई अप्रिसिएशन भी होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो आपको अप्रिशिएट करता हूं, आपने बहुत अच्छी बातें बोली, और सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए नरेश भाई ने बड़ी अच्छी आंखें बोली, लेकिन आप दोनों एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि गोपाल यादव साहब को जरूरत है आंख के ऑपरेशन की या रेणुका को बयान वापस लेना चाहिए। आप दोनों इस बात पर टस से मस नहीं हो रहे हैं, यानी दोनों के बीच जो एक्रिमनी है वो कायम है, जो रिश्तों की तलखी है वो कायम है। हम तो राजनीति में संसदीय शब्दों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। रामगोपाल जी ने पिकनिक ऐसा शब्द नहीं है। हम अगर ये मजाक में कहें, किसी से कहते हैं कि पिकनिक मनाने गए हैं, तो इतने दिनों बाद गए थे, अगर रामगोपाल जी ने उसको कह दिया तो उस पर कहते हैं आंखों का ऑपरेशन कराए, मोतियाबिंद हो गया है, तो हम भी बहुत सी चीजें कह सकते हैं जिन शब्दों को हम कहना नहीं चाहते। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस उनमें सुधार करे और भविष्य में कांग्रेस के कम से कम प्रवक्ता तो ये बात, क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी को रोकना है। मैं इसी बात पर बहस खत्म करूंगा, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, हम ओवरशूट कर चुके हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, डिजास्टर हो, कम्युनल हार्मोनी का ऐसे जुड़ा हुआ सवाल हो या फिर कोई मैन मेड ट्रेजेडी, इन तमाम चीजों पर चाहे कुछ हो ना हो,
लेकिन राजनीति जरूर होगी, क्योंकि ऐसा लगता है राजनीति इस देश के रग के अंदर बसी हुई है, और हो भी क्यों ना, इलेक्शन सर पर और सामने है। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।